सुप्रभात बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम में एक बार फिर से मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। और चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 9 की ऑलरेडी 3 वीडियो तुम्हारे पास आ चुकी हैं। एक आज मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट किए, उस वीडियो को भी देख लेना। अब जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 का, समाव्यवता के बारे में। देखो, समाव्यवता के बारे में तुम पहले से भी जानते हो, और एक सामान्य जानकारी समाव्यवता की मैं वापस तुम्हें बता रही हूँ। समाव्यवता आइसोमेरिज्म ये हमारा आज का टॉपिक है। किसमें? उपसय संयोजक योग। उपसय संयोजक योग। उपसय संयोजक यौगिकों में समाव्यवता ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। अच्छा, अब इस टॉपिक में बेटा पहले तो समाव्यवता के बारे में थोड़ा सा तुम्हें याद दिला देती हूँ। वैसे तो पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, फिर भी याद दिला देती हूँ। देखो, समाव्यवता होती है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं कि जिनकी अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उनकी संरचना अलग होती है, तो उनको हम बोलते हैं एक दूसरे के संरचना समावयवी। कुछ यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी जो ज्यामितीय संरचना है वो अलग अलग होती है। मतलब परमाणु अलग अलग स्थिति में उनके ऊपर लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं ज्यामितीय समाव्यवता। और कुछ यौगिकों की अणुसूत्र समान होते हैं, ज्यामितीय सूत्र भी समान होते हैं, संरचना सूत्र भी समान होते हैं, लेकिन जब उनको प्रकाश के सामने रखा जाता है या दर्पण के सामने रखा जाता है तो उनकी जो संरचना है वो एक दूसरी संरचना दिखाई देती है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें मिलाकर हम उपसय संयोजक यौगिकों की समाव्यवता को पढ़ेंगे। इसमें संरचनात्मक समाव्यवता सबसे पहले आती है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो संरचनात्मक समाव्यवता ही रहेगा। त्रिविम समाव्यवता के बारे में हम कल पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे। मतलब तो यौगिकों में समाव्यवता, इसको दो प्रकार में विभाजित करते हैं। त्रिविम समाव्यवता, जिसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी संरचनात्मक समाव्यवता, संरचनात्मक समाव्यवता, ठीक है। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। इंग्लिश के नाम में इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि सारे पेपर बाहर से ही आते हैं। जो भी पेपर तुम फेस करोगे तो बाहर का ही पेपर फेस करोगे, और बोर्ड में भी जो पेपर आएगा तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी दे देते हैं और हिंदी की छूट जाती है टर्मिनोलॉजी। तो तुम्हें दोनों टर्म बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगर पेपर में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आ रही है तो तुम समझ रहे हो किस सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ये बात क्लियर हुई बेटा। तो दो प्रकार में हम विभाजित करते हैं समाव्यवता को, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक संरचनात्मक समाव्यवता और एक त्रिविम समाव्यवता। अभी आज का जो अपना टॉपिक है वो संरचनात्मक समाव्यवता पर आधारित है। अब संरचनात्मक समाव्यवता को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? देखो, संरचनात्मक समाव्यवता के जो प्रकार हैं मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इसका पहला प्रकार है नंबर 1, दैट इज आयनीकरण समाव्यवता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, वो भी लिख देती हूँ बोर्ड पर। इट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो, आयोनाइजेशन या आयनीकरण से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आयनीकरण होने पर कोई यौगिक विभिन्न प्रकार से व्यवहार बताता है, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बताता है,
किस किस घटना के बाद? आयनीकरण के बाद। तो उसको हम आयनीकरण समावयवता कहते हैं। और जो अलग अलग संरचनाएं आई हैं आयनीकृत होकर, वो एक दूसरे के आयनीकरण समावयवी कहलाते हैं या आयनाइजेशन आइसोमर कहलाते हैं। तो ये समावयवता अपने आयनीकरण के बाद होती है। आयनीकरण के आधार पर, आयनीकरण के आधार पर इस प्रकार की समावयवता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम्हें? अच्छा, अब आता है बेटा इसका उदाहरण लिखते हैं। जैसे CONH3 होल 4 Cl2 Cl NH3 होल 5 Cl और H2O। देखो इसके कैसे लिखा मैंने सूत्र लिखना तुम्हें अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुमने चैप्टर को सिर्फ पढ़ना शुरू किया है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उस समय तुम्हें सूत्र लिखना है। कारण क्या है? कोबाल्ट का जो समन्वयन अंक होता है वो 6 होता है, तो इसके अंदर 6, 5 और 1 6 लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाहर एक आयन लगा हुआ। अब इसका आयनीकरण होने पर हमें क्या प्राप्त होगा? आयनीकरण होने पर CONH3 होल 5 Cl +2 प्लस SO4-। देखो सल्फेट आयन हमें प्राप्त हो जाएगा आयनीकृत होकर। अब एक दूसरी संरचना बन सकती है NH3 SO4 Cl। वो दूसरी संरचना क्या बन सकती है कि Cl आयन बाहर आ जाए और SO4 आयन अंदर आ जाए। ठीक है, इसका हमने किया आयनीकरण। आयनीकरण करके हमारे पास आया CONH3 SO4 तो अंदर ही रहा, आयनीकृत नहीं हुआ, +1 और Cl-। क्लोराइड आयन इस बार बाहर आ गया। अब हमें कैसे पता लगा कि हमारे पास सल्फेट आयन विलयन में बाहर आया है या क्लोराइड आयन विलयन में बाहर आया है? ये हमें पता लगा सकते हैं हम अगर हमने बेरियम क्लोराइड का विलयन करा। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, क्या होगा? BaSO4 का सफेद अवक्षेप बन जाए। बात समझ में आई बेटा? बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर अगर सफेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, बेरियम क्लोराइड क्योंकि अपने आप क्लोराइड है, क्लोरीन के साथ अवक्षेप नहीं बनाता है, तो क्लोरीन अगर निकल रहा होता तो अवक्षेप हमें नहीं प्राप्त होता। बेरियम क्लोराइड के साथ हमें सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसका मतलब सल्फेट आयन बाहर निकला है। और अगर AgNO3 मिलाना है, इसमें हमने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट। अगर AgNO3 मिलाने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो AgCl का अवक्षेप माना जाए। ये बात समझ में आ गई? तो अगर हमने विलयन के अंदर हमने मिला के देखा, बेरियम क्लोराइड मिलाने पर सफेद अवक्षेप आ रहा है, तो हमारा ये वाली संरचना उपस्थित है। और अगर AgNO3 मिलाने पर सफेद अवक्षेप आ रहा है, तो हमारी ये संरचना उपस्थित है। ये बात समझ में आई बेटा? तो ये अपने एक दूसरे के आयनीकरण समावयवी कहलाते हैं और इस प्रकार की संयोजकता आयनीकरण से, इस प्रकार की समावयवता आयनीकरण समावयवता कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा प्रकार आता है अपना लिंकेज समावयव। ठीक है, लिंकेज समावयव। लिंकेज का मतलब है बंध, बंध के आधार पर जो बंध बना हुआ है, यहाँ पे लिख देती हूँ आबंध। जो बंध बना हुआ है उस बंध के आधार पर, और बंध किसके साथ बनता है? धातु परमाणु के साथ, डी ब्लॉक की धातु के परमाणु के साथ जो बंध बना हुआ है उसके आधार पर ये समावयवी अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, आबंध के आधार पर। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार की समावयवता होने के लिए लिगेंड का उभयदंत्र होना जरूरी है।
उभयदंतुक लिगेंड में इस प्रकार की समवर्तता पाई जाती है। ठीक है, अच्छा मैं इसका वो लिखती हूँ CuCN होल 4 Na2। ठीक है, देखो क्या लगा हुआ साइनाइड। अब मैं साइनाइड को ऐसे ना लिखकर मैं इसको लिख देती हूँ Na2CuNC होल 4। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ साइनाइड लगा हुआ है, यहाँ आइसोसाइनाइड लगा हुआ है। ठीक है, क्या अंतर आया? नाइट्रोजन के साथ बंध बना हुआ है धातु का, और यहाँ पर CN में C के साथ बंध है। ठीक है, ये C के साथ बंध है और ये N के साथ बंध है। ये साइनाइड का यौगिक है और ये आइसोसाइनाइड का यौगिक है। इसी तरह नाइट्रो के यौगिक में भी समवर्तता आ जाएगी। एक उदाहरण और लिख देते हैं, चलो CONH3 होल 5 NO2 और SO4। ठीक है, और इसी का दूसरा समवयव मैंने लिख दिया CONH3 होल 5 ONO SO4। ठीक है, अंतर कहाँ आया? इस बार आयनों में अंतर नहीं आया। यहाँ भी सल्फेट बाहर है, यहाँ भी सल्फेट बाहर है। ठीक है, समन्वय मंडल से बाहर है सल्फेट। अंदर किसमें अंतर आया? यहाँ नाइट्रोजन के साथ कोबाल्ट जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोबाल्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे समूह जुड़े हुए हैं वो मैं यहाँ लिखती हूँ। एक NO2 समूह जुड़ा हुआ है एक में, और दूसरे में ONO समूह जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उभयदंतुक लिगेंड होता है। तो उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण जो समवर्तता उत्पन्न होती है उसको लिंकेज समवर्तता कहा जाता है। ये बात समझ में आई? आयनीकरण के कारण जो होती है उसको आयनीकरण समवर्तता बोलते हैं। उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति के कारण जो होती है उसको हम लिंकेज समवर्तता बोलते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अब तीसरे प्रकार पर आते हैं। देखो तीसरा मैं यहाँ लिखती हूँ नंबर 3 मैंने लिखा समन्वयन समवर्तता। ठीक है, समन्वयन समवर्तता को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब इसमें देखो जैसे समन्वयन का नाम आया, समन्वयन का नाम आने का मतलब कि समन्वयन अंक से कुछ ना कुछ लेना देना है। और वो लेना देना क्या है कि किन्हीं भी दो धातु जिनका समन्वयन अंक समान हो, कोई भी दो धातु जिनका समन्वयन अंक समान हो, उन दोनों धातुओं के यदि लिगेंड आपस में बदल जाते हैं तो उसके कारण उत्पन्न समवर्तता को समन्वयन समवर्तता कहते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद आओ उदाहरण लिखते हैं इसका। इस समवर्तता का जो आधार है वो समन्वयन अंक, समान समन्वयन अंक। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो CO का समन्वयन अंक 6 होता है, CONH3O6 CrF6। क्रोमियम का भी समन्वयन अंक 6 है और NH3 का भी समन्वयन अंक 6 है। ठीक है, अभी तक अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अमोनिया 6 लगे हुए हैं, क्लोरीन 6 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब समन्वयन अंक 6 है। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने पर क्या होता है? एक और दूसरा उदाहरण बन जाएगा NH3 नहीं आएगा इधर, फ्लोरीन आ जाएगा। COF6 CrNH3O6। ये बात समझ में आई? देखो अंतर किसमें आया? इसके समान 6 समन्वयन अंक से 6 अमोनिया जुड़े हुए थे, यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़े हुए थे, यहाँ पर अमोनिया आ गया, इंटरचेंज हो गया।
आपस में परिवर्तित हुए, आपस में एक दूसरे की स्थिति बदल ली, लिगेंड ने अपनी स्थिति बदल ली, जिनका समन्वयन समान, केवल उनमें ही ये संयोजकता समावरता पाई जाती है। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं बेटा, समन्वयन स्थिति समावरता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। पोजीशन, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। अब ये जो कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म है, जैसा हमें नाम से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, समन्वयन स्थिति समावरता, कि समन्वयन जहाँ से हुआ है, मतलब कि लिगेंड जहाँ पर जुड़ा है, उसकी स्थिति में कोई ना कोई परिवर्तन आना। देखो इसका भी एक उदाहरण लिखती हूँ बोर्ड पर, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण है CONH3 CONH3 4NH2O2, फिर से CO और NH3O2Cl2। देखो ये एक यौगिक लिखा मैंने, जिसमें कोबाल्ट के 2 परमाणु मिलकर एक उपसय संयोजक यौगिक बना है। जटिल संरचना से जटिल दिखाई देगा। कोबाल्ट का समन्वय 6 होता है। इस कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया लगे हुए हैं, 5वां बंध NH2 के साथ बना, 6ठा बंध O2 के साथ बना। इस कोबाल्ट के साथ 2 अमोनिया 2 क्लोरीन लगे, 4 हुए टोटल। 5वां बंध बना किसके साथ? NH2 के साथ। 6ठा बंध बना O2 के साथ, मतलब इसका समन्वय 6 पूरा हुआ। अब क्या होगा? देखो यहाँ 4 अमोनिया है, अगर एक अमोनिया इसके पास आ जाता है, मतलब बराबर हो जाते हैं अमोनिया, और यहाँ से एक क्लोरीन इसके पास चला जाता है, तो अपने यौगिक की संरचना बदल जाएगी। CONH3 NH2O2CO, ये बात आ गई समझ में? अच्छा, अब इसमें अंतर कहाँ आया? देखो केवल क्लोरीन की स्थिति में अंतर आया। ये क्लोरीन यहाँ 2 थे, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, इसीलिए अमोनिया दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए। तो जो समन्वयन स्थिति समावयवता है वो क्या है कि जहाँ पर समन्वयन हो रहा है, उस समन्वयन पर अगर स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, तो उस समावयवता को समन्वयन स्थिति समावयवता कहा जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? तो अपनी 4 प्रकार की समावयवताएं आ चुकी हैं, अभी 2 प्रकार की समावयवताएं और बची हुई हैं, तो वो 2 समावयवताएं तुम्हें और बताती हैं। एक हाइड्रेट समावयवता आएगी और एक लिगेंड समावयवता आएगी। ठीक है, अब देखो ऊपर का भाग मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा उन दोनों समावयवता को बताने के लिए। अब अपना 5वां प्रकार आता है हाइड्रेट समावयवता, नंबर 4 है 5 हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, हाइड्रेट शब्द का मतलब होता है जल। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि जल के आधार पर यह समावयवता, ये समावयवी एक दूसरे से भिन्न है। कैसे? FeH2O 4 होल 3 कर देते हैं, होल 3 NH3 होल 3
एंड Cl। ठीक है। आयरन का भी कोऑर्डिनेशन अंक या समन्वयन अंक 6 होता है। 3 मैंने H2O लगाया और समन्वयन अंक में 3 मैंने NH3 लगाया। ठीक है, बाकी 3 Cl लगे इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा समावेश बनेगा वो समावेश क्या होगा? देखो FeH2O होल 2 NH3 होल 3 Cl Cl2 into H2। जल का एक अणु बाहर आ चुका है। बात समझ में आई? ये जल का अणु पहले लिगेंड के रूप में उपस्थित था, अब ये जल का अणु विलयन में घुल गया है, बाहर उपस्थित है और यहाँ पर Cl आ चुका है, अंदर लिगेंड के रूप में Cl आ चुका है। तो जल का अणु अगर अपनी स्थिति बदल देता है, लिगेंड से विलयन में घुल जाता है, तो इस प्रकार की समावरता को हाइड्रेट समावरता कहा जाता है। ठीक है। अब एक और समावरता है बेटा, नंबर 6 पर उसको लिख रही है। नंबर 6 और वो समावरता अपने किस पर आधारित है? उसका नाम ही लिगेंड समावरता। लिगेंड समावरता। ठीक है। इस लिगेंड समावरता को समझने के लिए पहले मैं तुम्हें बेंजीन की 3 संरचनाएं लिखकर बताऊंगी। कैसे? ये बेंजीन है, इस बेंजीन में इस पोजीशन पर Cl है। एक और संरचना इस पोजीशन पर Cl है। एक और संरचना इस पोजीशन पर Cl है। ये बात आई समझ में? देखो अंतर क्या है? 1 इसको माना जाएगा 2, 1 2 3, 1 2 3 4। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पर 2 पोजीशन पर Cl लगा है, यहाँ 3 पर लगा है और यहाँ 4 पर लगा है। अब अगर ये समूह लिगेंड के रूप में हमारे धातु के साथ उपस्थित है तो 3 समावेश बन सकते हैं। एक समावेश बनेगा 2 स्थिति वाला, एक समावेश बनेगा 3 स्थिति वाला, एक समावेश बनेगा 4 स्थिति वाला। बस यही अंतर होगा लिगेंड समावेश का। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इनकी संरचनाएं CrH2O होल 5 C6H4Cl2। ये एक समावेश है। समझ में आई बात बेटा? ठीक है। ये मैंने यहाँ बीच में थोड़ा सा ऐसा लाइन क्यों बनाई? क्योंकि छोटे ब्रैकेट में अब हम नंबर लिख चुके हैं, संख्या लिख चुके हैं, क्योंकि संख्याएं परिवर्तित हो रही है, उसी के आधार पर ये बने हुए हैं अपने समावेश में। तो उसको छोटे ब्रैकेट में अगर लिख दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अंतर दिखाना पड़ेगा कि ये पूरा समूह ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बीच में लगा दिया। दूसरा समावेश इसका क्या बनेगा? CrH2O 5 C6H4Cl3। ठीक है। तीसरा क्या बनेगा? CrH2O 5 C6H4Cl4। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अंतर कहाँ आ रहा है? केवल क्लोरीन की स्थिति में अंतर आ रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है संरचना में। तो इसको बोलते हैं लिगेंड समावेशी अगर लिगेंड में किसी परमाणु की स्थिति में, अगर लिगेंड की संरचना में कोई परिवर्तन आता है। ठीक है। लिगेंड में परिवर्तन, लिगेंड में परिवर्तन भी किसमें? उसकी संरचना में। संरचना में केवल स्थिति में परिवर्तन होता है, अंकों के आधार पर परिवर्तन। तो एक बार मैं पूरे टॉपिक को बेटा रिवाइज करके तुम्हें बता देती हूँ। देखो आज का अपना टॉपिक था उपसय संयोजक यौगिक, तुम पहले से ही पढ़ रहे हैं। आज का अपना टॉपिक था उपसय संयोजक यौगिकों में समावयवता। उपसय संयोजक यौगिकों में समावयवता के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को हम कुल मिलाकर 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग आयनीकरण समावयवता, दूसरा भाग लिंकेज समावयवता,
तीसरा भाग समन्वय समावर्तता, चौथा भाग समन्वय स्थिति समावर्तता, पांचवा भाग हाइड्रेट समावर्तता और छठा भाग लिगेंड समावर्तता। ठीक है, तो ये सारे भाग मैंने तुम्हें बता दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इन सभी संरचनाओं को अपने हाथ से लिखकर देखोगे। कम से कम एक उदाहरण हर प्रकार की समावर्तता का तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न में भी पूछ लेते हैं, एक से ज़्यादा नंबर के प्रश्न में भी पूछ लेते हैं। तो हर एक का क्या सिद्धांत है, किस आधार पर समावेगी बनते हैं और उसका उदाहरण क्या है, कम से कम एक उदाहरण तुम्हें सबका याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जो कल हम पढ़ेंगे त्रिविमीय समावर्तता के बारे में पढ़ेंगे। कल से मेरा मतलब है मंडे जो वीडियो आएगी, मंडे जो वीडियो बनेगी तो उसमें हम त्रिविमीय समावर्तता के बारे में पढ़ेंगे और अगर वो जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। बहुत बड़ा चैप्टर ये भी नहीं है, तो इस चैप्टर में भी और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद 2 वीडियो और बनेंगी और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। 5-6 भाग में ये चैप्टर भी अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है और हाँ, 21 तारीख के बाद एक एक दो बच्चों को मैं नोट्स चेक करने के लिए भी बुलाना शुरू करूँगी रोल नंबर वाइज। तो अपने नोट्स कंप्लीट रखना कि जब तुम्हारे पास कॉल जाए तो तुम अपनी नोटबुक लेके स्कूल में चेक कराने के लिए तैयार रहो आने के लिए।